सो अभी लास्ट क्लास तक हमने जो लास्ट के 2 क्लासों में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 to 35, है ना। तो आगे 36 से डिस्कस करते हैं। सो इसमें जो है, एक मिनट देखिए क्या कह रहा है कि ए कोई 3x3 सॉरी n×n रियल मैट्रिक्स है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम लोग क्या जानते हैं, ये कह रहा है ए तो सिमेट्रिक है, देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट ए प्लस सी आई, है ना, इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट। तो ए प्लस सी आई का ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस सी आई ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो ए है, तो ए प्लस सी आई भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए क्या चाहिए, कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट कब होगी, सिमेट्रिक है एंड ऑल आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो इफ एंड आइगन ओनली, वैल्यू ग्रेटर देन 0 हाँ, तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ ऑल पॉजिटिव आइगन वैल्यू इज, मतलब क्या पॉजिटिव डेफिनेट है, इफ एंड ओनली, ठीक है। तो बताइए क्या लगता है ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट अ सी, क्या एक कोई ऐसा सी मिलेगा। तो एक तो ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है ना। सो ए जब सिमेट्रिक है तो ये गारंटी है कि ए के पास सारी आइगन वैल्यू रियल होगी। ये तो प्रॉपर्टी है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑल, है ना, रियल आइगन वैल्यू। तो सारी आइगन वैल्यू रियल होगी, पहली बात। दूसरी बात कि अब कह रहा है देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल नहीं कह रहा, देयर एग्जिस्ट, क्या एक ऐसा सी आप ढूंढ पाओगे। तो मान लो अभी के लिए ए मैट्रिक्स के पास एन आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा लैम्डा एन, ठीक, जो कि रियल नंबर्स होंगे, लैम्डा 1 से लैम्डा एन। तो ए प्लस सी आई की जो आइगन वैल्यू होगी, लैम्डा 1 प्लस सी, लैम्डा 2 प्लस सी, लैम्डा 3 प्लस सी एंड सो ऑन लैम्डा एन प्लस सी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा सी मुझे मिलेगा जिसके लिए सारी आइगन वैल्यू जो ए प्लस लैम्डा आई की वो पॉजिटिव हो जाएगी, यस और नो। समझ आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि क्या ऐसा कोई सी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए सी प्लस लैम्डा आई विल बी पॉजिटिव वेयर लैम्डा आई इज अ रियल नंबर। तो कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई सी मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्वेश्चन ये है। हाँ सर मिलेगा। क्योंकि जो एन आइगन वैल्यू जो कोई रियल नंबर ही होगा, है ना। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मान लो एक आइगन वैल्यू -1 करोड़ है, तो हम क्या करेंगे, सी को 10 करोड़ ले लेंगे प्लस में, तो पॉजिटिव नहीं बना देगा। तो मतलब चाहे आइगन वैल्यू कितनी भी नेगेटिव हो, पॉजिटिव है तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि सी पॉजिटिव ढूंढना है तो कोई भी ढूंढ लेंगे। अगर सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है ए की, तो लैम्डा प्लस सी तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जीरो है, चलो जीरो हो गया, तो भी जीरो प्लस सी, C1 ले लेंगे तभी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव है कुछ आइगन वैल्यू, तो जो आइगन वैल्यू नेगेटिव है, तो जो सबसे नेगेटिव होगा तो उसके अगेंस्ट पॉजिटिव करके एक लार्जर नंबर ले लो। तो ऑलवेज हम एक ऐसा सी तो जरूर ढूंढ लेंगे जो लैम्डा प्लस सी को पॉजिटिव बना देगा, चाहे कोई भी लैम्डा रियल नंबर हो, है ना। है कौन सी प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। क्या कहता है कि फॉर एवरी स्मॉल आर एज अ रियल नंबर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच दैट एन इज मोर देन सी। यही क्या था ना आर्किमिडियन प्रिंसिपल, कि हर रियल नंबर से लार्जर एक हम नेचुरल नंबर ढूंढ सकते हैं। तो आ जाएगा। तो एक ऐसा सी ढूंढूंगा कि वो लैम्डा प्लस सी को मैं पॉजिटिव बना दूंगा। लैम्डा अगर बहुत नेगेटिव है तो उसके अगेंस्ट मैं बहुत लार्ज पॉजिटिव नंबर चूज कर लूंगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ए सिमेट्रिक है और पॉजिटिव डेफिनेट है, तो इसका मतलब ए की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, सिमेट्रिक है तो रियल होगी। कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बी सच दैट ए इज बी स्क्वायर। अच्छा, है ना।
तो ए सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है. सो ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव. So there exist a symmetric and positive definite matrix. तो मतलब एक ऐसा हम सिमेट्रिक और पॉजिटिव ढूंढ पाएंगे जिसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा ढूंढ पाएंगे? Sir, if B equals to identity matrix, then we can say नहीं, ए तो कुछ भी हो सकता है ना. ए कहा है कि सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है, कुछ भी हो सकता है. सो ए इज सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट एनी मैट्रिक्स है. सर ए का वैल्यू से सपोज ए का आइगन वैल्यू लेमडा है तो बी का रूट लेमडा होगा जब लेमडा ग्रेटर देन 1 होगा तो सो बी का भी तो जी बी का रूट लैम्डा ले लेंगे. और ये तो हमें पहले से पता है कि लैम्डा पॉजिटिव होगा, ये खुद ही बता रखा है. और लैम्डा रियल होगा, वो इसने बता रखा है. सिमेट्रिक है तो रियल है, पॉजिटिव डेफिनेट है तो पॉजिटिव है. तो लैम्डा पॉजिटिव होगा. इसको बोलते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ अ मैट्रिक्स. तो यहां पता है हम ऐसा लिखते हैं, आप देखेंगे वर्ड. सो बी इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ ए. बी इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ ए. तो उसका ये डेफिनेशन है कि वे से बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए इफ एंड ओनली बी स्क्वायर इज ए. मैट्रिक्स के सेंस में कि एक मैट्रिक्स के स्क्वायर रूट का क्या डेफिनेशन है, तो ये मैट्रिक्स के स्क्वायर रूट का डेफिनेशन है कि बी इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्योंकि बी स्क्वायर ए है. तो ऑब्वियसली वही बात है कि अगर हम, है ना, क्योंकि ए की सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव है. वैसे मैट्रिक्स के डायरेक्ट स्क्वायर रूट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये नहीं कि बी इज इक्वल टू रूट ए लिखेंगे. तो हालांकि सेंस यही है, लेकिन जो डेफिनेशन होता है, इस तरह का टर्म्स आप मैथ्स के बुक में देख सकते हैं जो हायर लेवल पे है, तो वहाँ डिफाइन रहता है ये टर्म कि ये ना लिख के हम लोग नोटेशन यही लिखते हैं डेफिनेशन, लेकिन बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, है ना, ये डेफिनेशन है बुक में. तो एनीवे सिंपल है कि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तो बी की आइगन वैल्यू हम लोग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो मिल तो जाएगा. देयर एग्जिस्ट बोला, नॉट फॉर ऑल ना, देयर एग्जिस्ट. तो ए तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका मतलब है कि बी की जो आइगन वैल्यू होगी वो रूट लैम्डा होगी. और लैम्डा पॉजिटिव है इसलिए रूट लैम्डा भी पॉजिटिव होगा, है ना. सो लैम्डा इज पॉजिटिव, लैम्डा आइगन वैल्यू एक ही है तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा भी पॉजिटिव ही होगी, जीरो तो हो नहीं सकती, नेगेटिव हो नहीं सकती. तो और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, स्क्वायर रूट नेगेटिव आंसर नहीं. रूट 4 इज 2 नॉट -2, ठीक है. सो दिस इज फाइन, यस वी कैन गेट. सो ए के पास आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा n होगी तो बी की रूट लैम्डा 1 रूट लैम्डा 2 रूट लैम्डा n पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यस वी कैन गेट फॉर एनी ए वी मस्ट गेट बी, है ना, बिकॉज उसी का स्क्वायर रूट पॉजिटिव है, रियल है. तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है, तो नेगेटिव होता तो स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स आ सकता था. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है जी, देख लीजिए. सर यहाँ फॉर ऑल होता तब भी सही हो जाता है ना. फॉर ऑल में दिक्कत ये हो सकता है कि मुझे एक ऐसा बी मिल जाएगा जिसकी आइगन वैल्यू नेगेटिव स्क्वायर, मैं अगर कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए लैम्डा 1 है तो उस केस में मतलब ए की आइगन वैल्यू 1 है, सो बी की आइगन वैल्यू हो सकती है आप -1 ले लो. तो हमने सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट यहां कंसीडर किया है. यू मे कंसीडर नेगेटिव स्क्वायर रूट. जैसे वैसे समझिए आप, अगर बी की आइगन वैल्यू म्यू है तो ए की आइगन वैल्यू क्या होगी यहां से, अगर बी की आइगन वैल्यू म्यू है, रूट म्यू. नहीं समझे नहीं आप. बी की आइगन वैल्यू म्यू है तो ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, ए इज बी स्क्वायर म्यू स्क्वायर, है ना. अब क्वेश्चन ये है अगर ऐसा हो जाए ये -1 और ये 1 तभी ओके हो सकता है. लेकिन हम क्या रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहां पे, देयर एग्जिस्ट बोला है, इसलिए हम एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढेंगे जिसमें इस 1 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आइगन वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाला कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि देयर एग्जिस्ट है इसीलिए. फॉर ऑल में दिक्कत हो सकता है. फॉर ऑल में एक मैट्रिक्स मुझे ऐसा मिल जाएगा जिसकी नेगेटिव आइगन वैल्यू होगी लेकिन स्क्वायर करेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा. ओके. एग्जाम्पल के लिए 1 0 1 -1 एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसका जरा स्क्वायर कीजिए क्या आता है, लेकिन ये पॉजिटिव डेफिनेट होने चाहिए ना, ये इसकी जरूरत नहीं ना, बी मैं बी बना रहा हूं. सो बी स्क्वायर क्या आएगा,
या ज़्यादा हो तो इसको 0 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो बी स्क्वायर आई थिंक आइडेंटिटी आएगी यहाँ पे, है ना। तो देखिए अभी, यस सर। सो बी स्क्वायर, इसको मैं ए बोल देता हूं। सो ए इज पॉजिटिव डेफिनेट बट बी इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। बट हमने कहा देयर एग्जिस्ट वाला बोले थे, तो हम ये वाला केस लेंगे। जब देयर एग्जिस्ट आप कह रहे हैं तो हम इस केस को कंसीडर करेंगे, तब जाके ये हो जाएगा, नॉट फॉर ऑल। चलिए जी, तो ये कह रहा है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि x बी द रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। आपको ये पीडीएफ दे रखा है 1/x², 1x इज मोर देन इक्वल टू 1, 0 अदरवाइज। y है log x, तो यहां से x निकालोगे, सो e की पावर y ये है, ठीक। सो x क्या है, e की पावर y। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एक मिनट, हाँ x e की पावर y है, तो हमें क्यों इसको कन्वर्ट करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो पीडीएफ x का पता है ना, तो x का पीडीएफ यूज़ करना है, तो y को x में लिखना है, x को y में क्यों लिखे हम। तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा log x, ये ना y log x लेस देन 1 गिवन log x लेस देन 2, ऐसा आ जाएगा। तो log x लेस देन 1 गिवन log x लेस देन 2। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ गया x लेस देन e की पावर 1 गिवन x लेस देन e की पावर 2, ये आ जाएगा। अब सॉल्व कर पाएंगे, अब तो इजी है, तो आप लोग इजीली कर लेंगे। x लेस देन e इंटरसेक्शन x लेस देन e स्क्वायर अपॉन प्रोबेबिलिटी x लेस देन e। सो x लेस देन e, x लेस देन e स्क्वायर, तो मिनिमम लेस देन में मिनिमम होता है, तो e और e स्क्वायर का मिनिमम क्या है, तो e। सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन e, और यहाँ आ गया, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, ये स्क्वायर था ना, ये कंडीशनल में ये था ना, तो अपॉन में तो e स्क्वायर आएगा ना, प्रोबेबिलिटी x लेस देन e स्क्वायर। अब आप कर लेंगे सॉल्व, यहाँ पे 1 से लेस देन e है ना, तो 1 से e में इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, डिनोमिनेटर 1 से e स्क्वायर में, तो इजीली आ जाएगा। तो पीडीएफ को बस इंटीग्रेट करना और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे जो है, यहाँ थ्योरम्स है फिर से, है ना, ये सिंपल थ्योरम्स हैं। तो पूछ रहा है एंटी भी जब पॉइजन प्रोसेस विथ रेट 1, है ना, तो एंटी पॉइजन प्रोसेस है जिसका रेट 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आई थिंक ये थ्योरम था, अगर आप लोगों को याद हो, NT2 है ना, NT2 गिवन NT1 इज इक्वल टू n। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्लास में थ्योरम लिखाया होगा, क्या था, बाइनोमियल n कॉमा, यहाँ देखो स्मॉलर कौन सा है, तो यहाँ पे जो है, तो T1 डिनोमिनेटर में आएगा, T2 बाई T1, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 होगी, तो ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, मतलब ये थ्योरम था एक्चुअली, दिस वाज अ थ्योरम इन पॉइसन प्रोसेस, ठीक है। तो इस थ्योरम के हेल्प से आप कर सकते हैं इजीली। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो मान लो ना, जैसे मान लीजिए इसका नाम अभी W है, लेट से, तो W रख दिया, तो है ना, ये थ्योरम तब है जब यहाँ पे T1 मोर देन T2 है, तो उसके लिए आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ये आई थिंक ट्रू आएगा, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, ये है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 3 दे रखा है ना, तो मतलब W इज इक्वल टू 3, जहाँ W का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 5,3/5, ठीक है। तो ये निकाल लीजिए W बराबर 3 पे, तो 5 चूज 3, 3/5 की पावर 3, 2/5 की पावर 2, ये है, तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ओके है। दूसरा कह रहा है S5 डिनोट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द 5th इवेंट फॉर द एबव पॉइजन प्रोसेस, देन एक्सपेक्टेड टाइम, S5 क्या है ना, तो S5 जो है टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ 5th इवेंट, 5th इवेंट का अकरेंस टाइम, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 है इंटरवल टाइम ऑफ फर्स्ट कस्टमर, x2 है फर्स्ट एंड सेकेंड कस्टमर के बीच का इंटरवल टाइम, एंड सो ऑन। तो यहाँ x1 से x5 तक है ना, गिवन n5 इज 3। जरा समझिए n5 इज 3 का क्या मतलब है, तो ये भी थ्योरम ही है, ऐसे जिन लोगों ने थ्योरम की तरफ देखा है तो एज अ थ्योरम ही है, नहीं तो ऐसे देख सकते हैं कि n5 3 है, मतलब ये है कि 0 से 5 सेकेंड में 3 कस्टमर आ चुका है, ये गिवन है मुझे कि NT का मतलब क्या होता है, 0 से T में कितने कस्टमर आए, है ना, नंबर ऑफ अराइवल्स इन टाइम 0 to T।
तो यहाँ बता रखा है कि पहले 5 जो भी यूनिट है टाइम का, पहले 5 मिनट मान लो है ना, रेट जो भी है, तो पहले 5 मिनट में 3 कस्टमर आ गए। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ 5 कस्टमर्स। सो 3 कस्टमर तो 5 मिनट में आ चुका है, तो 5 मिनट है एग्जैक्ट टाइम ऑफ 3 अराइवल्स। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ 2 अराइवल्स। सो आपको पता होगा x1 x2 x3 x4 x5 ये सब IID एक्सपोनेंशियल लैम्बडा होता है ना। तो अगला क्या होगा, अगला नेक्स्ट 2 कस्टमर के अराइवल रेट आपको निकालने हैं। तो ड्यू टू मेमोरीलेस प्रॉपर्टी जो इनिशियल 2 का जो क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम होगा वही 4th 5th का भी होगा। तो पहले 2 कस्टमर का एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम क्या होगा, या है ना 4th 5th का, मुझे पता पहला 3 कस्टमर 5 मिनट में आ चुका है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ 2 कस्टमर्स, चाहे वो 4th 5th कंसीडर करो या 1st 2nd कंसीडर करो। सर ये गामा फॉलो करता है ना। हाँ, तो निकालिए कितना होगा, x1 प्लस x2 बताइए जी क्या आएगा एक्सपेक्टेशन x1 प्लस, तो क्यों गामा में क्यों जाना है, सीधा सीधा e ऑफ x1 प्लस x2 कितना आएगा, e x1 प्लस e x2, मतलब एक्सपेक्टेशन चाहिए ना। तो x1 का मतलब क्या, x1 इंटरआइवल टाइम जो होता है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा होता है IID, तो एक्सपोनेंशियल 1 का मीन 1, तो एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ 4th कस्टमर, एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम ऑफ 5th कस्टमर, तो कितना हो गया ये 7। देख लीजिए, डाउट है बताइए। ठीक है, 3 कस्टमर 4th 5th, तो ये आंसर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सो अगेन दोनों ट्रू है, देख लेना आंसर की में आप लोग। सो बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। अरे सो नेक्स्ट जो है ये कह रहा है x1 x2 xn बी रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम प्रोबेबिलिटी है ना, फ्रॉम हैविंग PDF दिस। तो ये आपको PDF दे रखा है और x मोर देन इक्वल टू म्यू, म्यू रियल नंबर है। तो m कैप बी द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ मीडियन ऑफ x1। तो पहले x1 का मीडियन निकाल लीजिए, क्या आएगा मीडियन x1 का, मतलब इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। तो CDF को हाफ के इक्वल रखो पहले, है ना, इसका आप CDF निकालो और जो CDF आएगा उसको हाफ के इक्वल रखो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि fx फाइंड कीजिए और fx क्या आएगा यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो भाई को सिंप्लीफाई करके, क्योंकि x माइनस म्यू तो एक्सपोनेंशियल 1 है, तो y का अगर CDF निकालेंगे वैसे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई, तो मे भी इसका यही आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू। क्या करोगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है आपको म्यू से एक्स में, म्यू से एक्स में इंटीग्रेट कीजिए, क्या आता है इस फंक्शन को। सो म्यू से एक्स में आई थिंक यही आएगा, तो दिस। अब इसको इक्वल रख दो आप हाफ के, तो हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू। तो यहां से क्या आ जाएगा, सो ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू इज हाफ, तो यहां से माइनस एक्स प्लस म्यू ये माइनस ln हाफ ln 2 हो जाएगा, लॉग लगा दिया दोनों तरफ। तो सो यहां से आ जाएगा, ठीक है जी, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं मुझे तो एक्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी म्यू प्लस ln 2, यही ना। वैसे अगर आप देखते हैं आप x माइनस म्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन था दैट वाज एक्सपोनेंशियल 1, और एक्सपोनेंशियल 1 में जो मीडियन होता है वो log 2 होता है। तो यहाँ क्या होगा, शिफ्ट हो गया जस्ट म्यू से, तो मीडियन ये जो है ना, मीडियन इज म्यू प्लस log 2। तो ये मीडियन है जो m कैप दे रखा है ना, तो m कैप तो नहीं m है ना, m कैप mle है इसका, तो पहले म्यू का mle निकाल लो, और म्यू का mle आ जाएगा तो इसका भी आ जाएगा। म्यू का mle क्या आएगा जी, सो आपको चाहिए मीडियन निकाला मैंने, सो मीडियन
ऑफ एक्स आया म्यू प्लस ln2। अब मुझे क्वेश्चन है व्हाट इज द एमएलई ऑफ म्यू। x1 सर। हाँ, सो यहां पे क्या होगा, ईच एक्स आई मोर देन म्यू, तो म्यू इज लेस देन ईच एक्स आई। हाँ, म्यू इज लेस देन ईच एक्स आई, तो म्यू इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। एंड देन यहां पे अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो ये बनेगा लाइक्लीहुड फंक्शन, ये होगा ई की पावर माइनस समेसन एक्स आई और ई की पावर प्लस एन म्यू। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, म्यू तो यहीं पे है ना, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और एक्स क्या है, म्यू लेस देन इक्वल टू दिस, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का अपर बाउंड कहाँ पे आएगा, राइट एंड पॉइंट पे। तो राइट एंड पॉइंट जो सपोर्ट है म्यू का, उसका है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज एमएलई ऑफ म्यू। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एमएलई ऑफ मीडियन, जो पूछा था, मीडियन ऑफ एक्स या x1। सो ये बस आप लोग इनवेरियंस प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर t इज द एमएलई ऑफ म्यू देन gt इज एमएलई ऑफ g म्यू फॉर एनी म्यू, फॉर एनी फंक्शन g। तो यहां से आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक प्लस ln2। तो ये आपको m कैप मिल गया जो क्वेश्चन कहना चाह रहा था। सो m कैप इज दिस वन, ठीक, यहां बोला ना m कैप या m हैट इज द एमएलई ऑफ द मीडियन ऑफ x1। सो m हैट यहां से आ गया फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक प्लस ln2, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यही है। सो नाउ निकाल लोगे डिस्ट्रीब्यूशन, पुट कर दो, इजिली आ जाएगा। अब ये है ना, इसका क्या मतलब है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू, इसमें पुट करके देखिए, या एक इन जनरल के लिए निकाल लो, बाद में के रख देना। अभी इन जनरल के लिए आप फाइंड कर लो कि यहाँ लेस देन इक्वल टू के, फिर बाद में के रख देंगे तो ये आ जाएगा। निकालो इसका CDF, है ना, तो जस्ट आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी, इजिली आ जाएगा। हाँ सर x1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के उधर से ला सकते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मतलब जब उधर चला जाएगा ना, मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो जैसे आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी m कैप लेस देन इक्वल टू के अभी कोई भी नंबर हम रख देंगे बाद में ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अभी के करते हैं। तो इसका मतलब है x1 प्लस log 2 लेस देन इक्वल टू के, एंड इसको मैं लिख सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू के माइनस log 2, ये आ जाएगा। एंड यहां से क्या आएगा, तो ये CDF एक्चुअली CDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के माइनस log 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस CDF ऑफ पॉपुलेशन जो था वही होता ना। सो जो भी CDF ऑफ पॉपुलेशन है उसकी पावर n, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो x है वो एक्चुअली यहाँ पे आपका पॉइंट है k माइनस log 2, तो ये जो x है दिस इज द k माइनस log 2। सो आप ये समझो कि हेयर CDF ऑफ x k माइनस log 2 पे, ये है इसकी पावर n। अब CDF क्या था पॉपुलेशन का, अभी हमने निकाला था 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू, तो इसमें x की जगह रखो k माइनस log 2। तो CDF जो कह रहे थे ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं मैंने CDF का फॉर्मूला यूज किया है, तो बात वही है। तो यहाँ से आ गया 1 माइनस इसको रखिए, तो वहां से अगर निकालोगे 1 माइनस CDF, यहीं से ना 1 माइनस CDF, तो 1 इधर आ जाएगा, तो बस बचेगा, तो ये इनडायरेक्टली ये कट के आएगा e की पावर माइनस ऑफ x के प्लेस पे ये रखना है k माइनस log 2, k माइनस log 2 और माइनस म्यू, ठीक है। अच्छा, म्यू की जगह क्या रखना था, म्यू की जगह x1। 1 हाँ पैरामीटर क्या है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जो हमारे पास आया है e ऑफ माइनस एक्स माइनस 1 रखना है सर। 1 रखना है सर। 1 रखना है ना, तो यहाँ पे 1 रख लो, तो अब आ जाएगा तो क्या बनेगा, अब देखो आंसर क्या बनाएगा, इसकी पावर n, ये तो चाहिए था आपको। सो ऑप्शन चेक करो, तो मैंने ये भी k पे निकाले ना,
ठीक है सर। ठीक है ना, देख लो एक बार। k इक्वल्स टू 2 3 फिर इनपुट करके हो तो जाएगा। यहाँ पे देख लो, अब एक बार k को 2 रखो, एक बार k को 1 रखो, 3 रखो, 4 रखो, मैच करो क्या आता है। फर्स्ट आ ये जाएगा। ऑप्शन आ अच्छा यहाँ म्यू को 1 रखना है ना, इसने बोल रखा है कि म्यू को ऑप्शन में 1 सर, ये रखना है। ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। तो जस्ट आप पुट करेंगे आ जाएगा यहाँ से। म्यू को 1 रखना था तो k 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 माइनस लॉग 2, सो 1 माइनस लॉग 2 आ जाएगा। ठीक है, ये है पहला ही शायद आ जाएगा, देख लीजिए फर्स्ट ही मैच कर रहा है। एमएस क्यू है क्या, सिंगल करेक्ट है ऐसे तो। ठीक है ना, आप चेक करना कि कौन किस साथ मैच करे। एक बार के को 0 1 मतलब 1 2 1 3 4 रख के आप चेक कर लो, तो ये 2 log 2 वाला ऐसे ही आउट हो जाएगा, है ना। और इधर देखना है, तो वहाँ प्लस log 2 शायद हो जाएगा ना, यहाँ प्लस log 2 इसलिए गलत है, पहला ही सही है। ठीक है, तो देख लीजिए। नेक्स्ट जो है 40 नंबर, ये कह रहा है कि x1 x2 एक्सटेंड वी आर रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10 फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग नॉर्मल 0 कॉमा थीटा स्क्वायर, ये है। तो ये जो पॉपुलेशन है x1 से लेके x10 में नॉर्मल 0 थीटा स्क्वायर है, जहां थीटा अननोन पैरामीटर है। t 1/10 समेसन xi स्क्वायर, ठीक। सो t है 1/10 समेसन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 10। इफ द मीन स्क्वायर एरर, पहले तो मीन स्क्वायर एरर निकाल लो ct का, है ना। मीन स्क्वायर एरर ऑफ ct इन एस्टिमेट एज एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, तो यहाँ जो पैरामीटर है वो थीटा स्क्वायर है। तो आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस से जाना चाहोगे वेरिएंस से भी जा सकते हो, है ना, वो है। नहीं तो वैसे फॉर्मूला लिखोगे तो ct माइनस थीटा स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, जी यही होता है, t माइनस थीटा का होल स्क्वायर। इसी को आप जब फॉर्मूला से ओपन करते हो, सो वेरिएंस ऑफ ct प्लस बायस, तो बायस होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ct माइनस थीटा स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कोई फंक्शन है g ऑफ c, तो पहले ये क्वांटिटी अलग से कैलकुलेट करो, c बाहर करो, c स्क्वायर बनेगा, वेरिएंस t निकालो वहां से, फिर इसको ओपन करो e ऑफ ct माइनस थीटा स्क्वायर, c बाहर करो e ऑफ t, तो ये g ऑफ c आया हुआ है, c स्क्वायर वेरिएंस ऑफ t निकालो वहां से क्या आएगा, एंड प्लस यहाँ भी एक सिंप्लीफाई करोगे c बाहर आएगा, c स्क्वायर बाहर कर सकते हो चाहो तो, अभी रहने दो, चलो c यहाँ रखो, e ऑफ t निकाल लो एंड माइनस थीटा स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ डिवाइड करना पड़ता है c निकालेंगे तो, अभी यहाँ पे है। अब क्या करना है ये, है ना, तो यू जस्ट डिफरेंशिएट इट, g डैश c इज इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ से c की कुछ वैल्यू निकल के आएगी एंड दैट इज द आंसर, एंड दैट इज अ c नॉट, जो निकल के आएगा वही c नॉट है, तो ये आपको निकालना है। और बाकी नंबर्स कहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से मीन वेरिएंस निकालने के बाद, चेक कर लो। तो ये मैंने अप्रोच बता दी है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है c के रेस्पेक्ट में, और c को 0 पुट g डैश c 0 पुट करना है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा है वही होगा, सॉरी मिनिमा पूछा है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा है। अब फर्दर चेक भी कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव निकालो, पॉजिटिव आ गई तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गई तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, देख लीजिए, तो ये जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड, ट्राई करके देखो। x1 x2 x3 विद इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेक्टर, तो बाईवेरिएट नॉर्मल है ना, n2 है, मतलब 2 डायमेंशनल रैंडम वेक्टर्स है, सो इट इज बाईवेरिएट नॉर्मल। तो ये बाईवेरिएट नॉर्मल है, और सिग्मा नॉन सिंगुलर अगर ऐसा हो रहा है u इज दिस, जहाँ x बार ये देन वैल्यू ऑफ, तो u की वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या लिख रखा है, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो अगर आप लिखोगे लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, यही है, तो लॉग प्रोबेबिलिटी का है, एंड u अगर वापस रख दो, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, u रखो इसके जगह पे, और फिर अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, फिर 1 उधर जाएगी तो 2 माइनस 1, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आएगा। मैं कह रहा हूँ u के जगह इसको रखो, रेसिप्रोकल करो, फिर इस 1 को राइट में भेजो, तो ये बनेगा x बार माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x बार माइनस म्यू, दिस इज मोर देन इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 आएगा, ये आएगा जी, देख लीजिए। तो अभी तो ये है, अब मुझे बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, ये जैसे यूनिवेरिएट में होता है वही x, हाँ
यही है स्क्वायर अपॉन सिग्मा, ऐसा कुछ देख लीजिए, सिग्मा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है ना ये, तो सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ रूट एन होना चाहिए, तो रूट एन तो गायब है ना यहाँ पे, तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। हाँ है ना, जैसे ये होता है तो यहाँ पे जैसे आ जाता है एन टाइम एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1। तो 1 क्यों? क्योंकि ये मैं यूनिवेरिएट की बात कर रहा हूँ, जब 1 डायमेंशनल नॉर्मल है तब ये फॉर्मूला होगा। तो इसी का मल्टीवेरिएट वर्जन है, तो यहाँ मल्टीवेरिएट में क्या है, अभी तो बाईवेरिएट है और सैंपल साइज कितना है 10 है, तो यहाँ n करना पड़ेगा, है ना, ये जो n है तो यहाँ पे n कर देंगे, n दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। सो ये 10 और यहाँ भी मैं 10 कर देता हूँ। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताइए, n काई स्क्वायर 2 काई स्क्वायर p, ये यही रिजल्ट पहले भी आया है, इसी पर पहले पिछले बार 24 वाले पेपर में था शायद, सेम रिजल्ट 24 वाले पेपर में भी यूज हुआ है, एक क्वेश्चन उस पर आया हुआ है काई स्क्वायर p माइनस 1, या इसी में हो सकता है, याद नहीं है देखना, तो है ना, वहां पे था ना काई स्क्वायर p माइनस 1, यही थ्योरम यूज हुआ वहां भी, इसी में था शुरू में। तो यहां से आ गया, ये हो गया काई स्क्वायर 2, यहाँ 1 हुआ क्योंकि 1 डायमेंशनल नॉर्मल है यूनिवेरिएट, ये बाईवेरिएट नॉर्मल है काई स्क्वायर p, और ये मोर देन इक्वल टू 10। और आपको याद होगा जो काई स्क्वायर 2 है वो एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/2 मीन 2, तो काई स्क्वायर 2 का जो पीडीएफ होता है ये होता है 1/2 e की पावर माइनस x/2, ये काई स्क्वायर 2 का पीडीएफ है जो एक्सपोनेंशियल 1/2 का होता है। अब मोर देन 10 निकालना है, तो लॉग प्रोबेबिलिटी है, तो चलो इंटीग्रेट कर दो, ये t है मान लो रैंडम वेरिएबल लेट से, ये t है, तो t मोर देन 10, तो 10 टू इन्फिनिटी 1/2 e की पावर माइनस t/2 dt, चलेगा जी, देख लीजिए। सो t मोर देन 10, 10 से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन या सीडीएफ भी कर सकते थे 1 माइनस करके, है ना, इसमें क्या होता है प्रोबेबिलिटी x मोर देन t e की पावर माइनस t/2 आ जाता, तो वही आएगा यहाँ भी, तो आ जाएगा लॉग ऑफ e की पावर माइनस t/2, t कितना है 10, तो 10/2 माइनस 5 कितना आएगा जी, -5, चेक कर लीजिए सब लोग, है ना, तो ये आ गया -5, इंटीग्रेट कीजिए वही आएगा। सो -5 इज द आंसर। तो बस एक थ्योरम यूज हुआ, n टाइम x बार माइनस म्यू, है ना, ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स x माइनस म्यू काई स्क्वायर p डायमेंशनल ना नॉर्मल है, मल्टीवेरिएट नॉर्मल। तो नेक्स्ट है यहाँ कह रहे थे कि एक क्वेश्चन अब इस पर पता था ना, कुछ वैसे ही कुछ है कि सपोज दैट एक्स वाई है ज्वाइंट पीएमएफ, तो आपको बता रखा है कि 0 पे और 1 पे थीटा है, 1 और 0 पे हाफ माइनस थीटा है, ठीक है ना, तो 4 मतलब पॉइंट है 1 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है, तो 0 0 1 1 पे थीटा, टोटल हो गया 2 थीटा, और इधर हाफ से स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 थीटा ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, तो ज्वाइंट पीएमएफ है 2 वेरिएबल का डिस्क्रीट में। अब कह रहा है कंसिडरिंग h0 में है थीटा बराबर 1/4, h1 में है थीटा बराबर 1/3, बेस्ड ऑन द रैंडम सैंपल दिस फ्रॉम द एबव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, m बी द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट दिस। अब ध्यान दो m कार्डिनलिटी है इस सेट की, कब, जब xi इज इक्वल टू yi है, मतलब वैसे पॉइंट्स जहां xi इज इक्वल टू yi है उसकी कार्डिनलिटी m डिनोट कर रहा है ना, सो m कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, स्मॉल m इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ m, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट रिजेक्ट h0 इफ m इज मोर देन c लेस देन c, अगला है c1 से c2 के बीच होगा एंड सो ऑन। देखो जो नेक्स्ट ऑप्शन है बता देता हूँ, तो एक तो है m मोर देन c, m लेस देन c, m बिटवीन c1 एंड c2, m लेस देन c1, है ना, और m मोर देन c2, तो ये 2 साइडेड है ना इधर। सो नाउ बताओ क्या होना चाहिए सर L1/L0 लगा सकते हैं। हाँ, तो लाइक्लीहुड फंक्शन, सो LH0
लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है, सिंपल वर्सेस सिंपल में, सो LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू के। अब H0 में क्या है, थीटा की वैल्यू 1/4 यही है, और H1 में क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू के। अब बताइए आगे क्या करेंगे, जहाँ एक्स आई इक्वल्स टू वाई आई है उसकी वैल्यू एम है, मतलब एम टाइम्स है। ये हो जाएगा ना, एक्स आई इक्वल्स टू वाई आई हो जाएगा ना, थीटा एम टाइम्स हो जाएगा। नहीं, पावर एम, मतलब वो प्रोडक्ट हो गया एम, जब हम लोग लिखेंगे तो और प्रोडक्ट एफ प्रोडक्ट एक्स आई सिंपल वाई साइज एन है, आई बाकी रेस्ट एन माइनस एम हो जाएगा। एक्स आई इक्वल्स टू वाई आई हो जाएगा। सर पहले पीएमएफ कंस्ट्रक्ट करने से तो इजी हो जाएगा ना। PM है ना यहाँ पे, तो थीटा लिख लो। हाँ लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन हो जाएगा थीटा की पावर एम स्मॉल एम हाँ और वही 1/2 माइनस थीटा की पावर स्मॉल एन माइनस स्मॉल एम। जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन आप लिखेंगे तो होता क्या है, fx1 fx2 fx3, मतलब अगर PMF है तभी प्रोबेबिलिटी एट x1 x2 xn, सो देयर आर n पॉइंट्स, ठीक। तो n पॉइंट्स में क्या हो रहा है कि या तो xy इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, दो ही केस है, या तो xy इक्वल है या डिफरेंट है, यही ना। तो क्या हो सकता है, इसने कहा है कि कैपिटल M कार्डिनलिटी है जब xi yi इक्वल है और स्मॉल m ऑब्जर्व्ड वैल्यू है m की। इसका मतलब देयर आर स्मॉल m नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल, बाइवेरिएट सैंपल है, स्मॉल m नंबर ऑफ पॉइंट है सैंपल में जहां xi yi इक्वल है, और बाकी जो बचे सैंपल साइज टोटल कितना है n, तो बाकी जो बचे स्मॉल n माइनस स्मॉल m, वहां पे सैंपल साइज जो है डिफरेंट। मैं आपको बताऊं कि ये m जो है इसकी कार्डिनलिटी है, तभी मैं m लिखता हूं, और m कॉम्प्लीमेंट जो होगा कि दोज i इसकी कार्डिनलिटी जहां xi डिफरेंट है yi से, है ना, i बिटवीन 1 एंड n, ये समझिए आप। सो m कॉम्प्लीमेंट कितने नंबर आएंगे, n माइनस m, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू m है, सो देयर आर m नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, इन दिस सेट, एंड देयर आर n माइनस m नंबर ऑफ पॉइंट इन दिस सेट। तो लाइक्लीहुड फंक्शन में n पॉइंट्स हैं, तो मतलब m नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे xi yi इक्वल है, और इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी थीटा है, तो इसका मतलब थीटा की पावर m एंड बचे कितना, हाफ माइनस थीटा उसकी पावर n माइनस m। तो ये है आपका लाइक्लीहुड फंक्शन, पहले तो ये समझिए, है ना। लाइक्लीहुड क्या होता है, PMF, प्रोडक्ट ऑफ PMF। अगर लाइक्लीहुड फंक्शन वैसे लिखते हैं डेफिनेशन बाइवेरिएट में, तो प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi कॉमा y इज इक्वल टू yi, यही बनेगा। सो कैपिटल X इज इक्वल टू xi एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू yi। सो नाउ समझ आ रहा होगा आप लोग, इजिली अब कर लेंगे। अब तो जो मैं पहले लिखा था कि थीटा इज इक्वल टू 1/4 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो यहां से आ गया थीटा की पावर 1/4 1/2 माइनस थीटा की पावर n, सैंपल साइज कितना, 1/4 की पावर स्मॉल एन। हाँ मतलब वही, अच्छा पहले वही लिख दे रहा हूँ ना, एक मिनट, थीटा था ना m ना, क्योंकि हमें थीटा है, m तो हमें m के टर्म में आंसर चाहिए, m तो पता नहीं है ना, m के टर्म में आंसर, हाँ लिखने में गलती हुआ है, तो यहाँ से आएगा, क्योंकि हमें लिखना है लाइक्लीहुड फंक्शन, इसमें थीटा को रखना है 1/4, लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा को 1/4 रखना है, सो 1/4 की पावर m, थीटा केवल 1/4 है, m की नहीं, वो पहले मैं है ना m लिख दिया था, सो 1/2 माइनस 1/4, ये 1/4 ही हो जाएगा ना, तो 1/4 ही हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 थीटा रखने पे, सो 1/4 की पावर n माइनस m, एंड अपॉन ऐसे ही थीटा को 1/3 रखना है, सो 1/3 की पावर m, 1/2 माइनस 1/3 कितना, 1/6, सो 1/6 की पावर हो जाएगी n माइनस m लेस देन इक्वल टू k। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, इसको करिए, तो m n है ना, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये तो पावर, यहाँ तो पावर n हो गया एक्चुअली, और n तो फिक्स कांस्टेंट, हमें आंसर m के टर्म में निकालना है, क्योंकि m यहाँ पे टेस्ट, यहाँ समझिए m एज ए टेस्ट स्टैटिस्टिक काम कर रहा है, ये चीज़ है। सो ये तो n हो जाएगा ना, ये पावर n हो जाएगा, तो ये उधर भेज सकते हो आप, यहाँ से निकाल लो कितना आता है, तो उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसको उधर बुला लो, सिंप्लीफाई करो, अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये हो गया न्यूमरेटर में 1/4 की पावर n, डिनोमिनेटर में m वाला टर्म एक साथ कर लो, तो m वाला टर्म एक साथ करोगे
तो 1/6 की पावर है ना m हो जाएगी, तो 6/3 2 की पावर m हो जाएगी। ठीक है जी। अब बाकी बचेगा 1/6 की पावर n लेस देन इक्वल टू k। तो ये तो n एज अ फिक्स कांस्टेंट है, इसको उधर भेज दो। तो 1/2m लेस देन इक्वल टू समथिंग, मतलब 2m मोर देन इक्वल टू सम k1, ऐसा आएगा जी। लॉग ले लो चाहो तो, लॉग लोगे तो m मोर देन सम c, लॉग तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, देख लीजिए बाकी लोग। ठीक है। तो ये रफली सॉल्व किया है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। नहीं हो रहा है तो फिर आप पूछिए कहाँ दिक्कत है, ये आपको थोड़ा है ना राइटिंग में अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, फिर LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू k। एक बार थीटा की जगह 1/4 अपॉन थीटा की जगह 1/3 सिंप्लीफाई कीजिए, तो आपको वैसा 2 की पावर m मोर देन k1 दिखेगा। लॉग लगा देंगे तो m मोर देन, क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग k1 इज c। ठीक है जी। नाउ इसका आंसर क्या है? ए ही हो गया, ए हो गया ना मोर देन। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए ध्यान से, डी ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को? सो ट्राई कीजिए। सो जी एक्स आपको दे रखा है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 एंड 2, जहाँ एफ फंक्शन है 0 2 से आर में और वो कॉन्टिन्यूअस है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है। जी डैश डिनोट करा डेरिवेटिव को, डबल डैश। ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एक ऑप्शन जो ट्रू नहीं है वो पूछ रहा है, कौन सा एक ऑप्शन है जो ट्रू नहीं होगा? थोड़ा सोचिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। चलिए जी देखिए, सो क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन 0 to 2 सच दैट जी डैश सी इज 0। क्या ऐसा कोई सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जी डैश सी 0 होगा? ये तो सही है। तो जैसे है ना, यहाँ से आप जी पे लगा सकते हैं रोल्स थ्योरम, है ना? तो दोनों में जीरो सेम आ रहा है, जीरो जी जी जीरो निकालेंगे तो F0 प्लस F2 ये रहेगा, और G2 निकालेंगे तब भी आएगा F0 प्लस F2। तो इसका मतलब ये समझ आएगा G0 और G2 इक्वल है। तो आप जानते हैं कि F चूंकि है ना यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो G उसी का सम है, तो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल G भी होगा। तो G कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, G2 इज इक्वल टू G0 है। तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट C सच दैट इन 0 2 सच दैट G डैश C आपका 0 आएगा। ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक। अब कह रहा है अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है f का 0 2 पे, हमें फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है, तो g स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 1 पे। g स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 1 अगर f का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मुझे कोई सुटेबल एग्जांपल बताइए आप लोग, कोई भी एक सुटेबल एग्जांपल बताइए जहां पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता हो 0 2 पे। ऐसा एक f बताइए। एग्जांपल क्यों ले रहा हूं मैं, ट्राई कर रहा हूं डिस्कार्ड करने का, है ना, इसीलिए।
एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डबल डेरिवेटिव 2, ठीक है फाइन। तो अब बताइए यहां से एफ एक्स मैं ले रहा हूं इस एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर, तो आप जी एक्स निकालिए। जी एक्स क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। नाउ अब आप सोचिए क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 1 पे, तो हम क्या करेंगे? जी डैश एक्स निकालेंगे। कितना आएगा? इधर से आएगा 2x एंड सो है ना, कितना होगा? 2x, बताइए आगे, माइनस 4 माइनस 2x, मतलब और आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये ना, नहीं कैंसिल नहीं होगा, 4x माइनस 4 आएगा, ठीक। अब नाउ ये है कि 4x माइनस 4 इस इंटरवल पे क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। 0 1, x 0 से 1 में तो नेगेटिव है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है ना। जो एग्जाम्पल हमने लिया इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये ट्रू हो सकता है। ये नहीं बोले ट्रू ही है, क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल लिया उसको गलत नहीं कर पाया, तो गलत नहीं कर पाया डजेंट मीन कि ये करेक्ट हो गया, है ना। हो सकता है कोई दूसरा एग्जाम्पल जो गलत कर दे, तभी हम थोड़ा आगे देखते हैं एक दो, फिर इस पर सोचेंगे, है ना। हो सकता है ये ट्रू स्टेटमेंट ही हो, बट एक एग्जाम्पल के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते ट्रू ही है, थोड़े और एनालाइज करना पड़ेगा। उस पर आते हैं, इस पर थोड़ा आते हैं कि एफ डबल डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है, ठीक, 0 2 पे। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जहां एफ डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाए। माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स हम कंसिडर कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में जो हमारा जी एक्स बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यही बनना है जी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो इस वाले एग्जाम्पल में जी डैश एक्स जब आप निकालेंगे सो माइनस 2x और ये आ जाएगा प्लस 2 टाइम 2 माइनस एक्स, तो फाइनली कहने का मतलब आ जाएगा 4 माइनस 4x। नाउ यू थिंक ऑन इंटरवल 1 2, 1 2 इंटरवल पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव होगा। अरे सॉरी, हाँ 4 कॉमन लेंगे सो 1 माइनस एक्स है, और x 1 से 2 के बीच में है, तो x 1 से ज्यादा है, तो 1 माइनस एक्स नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो गया। और ये क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग है, तो मतलब ये फॉल्स है, तो यही वाला फॉल्स है। और चूंकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इसमें एक ही ऑप्शन नॉट ट्रू होना है, तो दिस इज आर करेक्ट। तो एग्जाम में आपको बाकी क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सी ही फॉल्स स्टेटमेंट होगा, बाकी ट्रू स्टेटमेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इज नॉट ट्रू है, ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, तो वो सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया। तो बाकी ट्रू स्टेटमेंट होगा, आप चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, ये चीज है। अब जैसे यहां पे लॉजिकली क्या है कि डबल डेरिवेटिव 0 है हर पॉइंट पे, तो डबल डेरिवेटिव 0 है हर पॉइंट पे, इसका क्या मतलब है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव हर पॉइंट पे 0 होगा? y 0 टू x लेकिन f डबल डेरिवेटिव 0 है 0 से 2 में, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, डबल डेरिवेटिव 0, और कोई फंक्शन नहीं है कुछ नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू हो जाएगा ना, कांस्टेंट फंक्शन। हाँ कांस्टेंट तो है, बट क्वेश्चन ये है कि f डबल डैश इज 0 ऑन 0 2, देन g इज अ कांस्टेंट फंक्शन। g इज अ कांस्टेंट नॉट f, f की बात नहीं कर रहा है ना, g की बात कर रहा है ये। तो डबल डेरिवेटिव f का 0 है और g की बात कर रहा है, तो g अगर आप देखेंगे जैसे आपने कहा x है, या कोई लीनियर फंक्शन होगा, है ना, kx टाइप का, kx भी हो जाएगा, तो जब वहां पुट करेंगे k इंटू एक्स, k इंटू 2 माइनस, एट द एंड वो कांस्टेंट फंक्शन में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट मतलब फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, किसको? मतलब बी एंड डी को? हाँ सोचिए, प्रूव हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा कि g डैश एक्स, तो मुझे दिखाना पड़ेगा g डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। अब g डैश एक्स का डेफिनेशन लगाइए,
तो इसका मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा, या तो ऐसा समझिए, या कि x1 लेस देन x2 ले ले, तो हम ये प्रूव कर देंगे gx1 इज लेस देन, अच्छा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, तो gx1 इज मोर देन gx2, ऐसा हो जाएगा। तो ये दिखाना पड़ेगा फॉर ऑल दिस। तो x1 अब वहां से सोचना पड़ेगा कि f का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि ये कॉन्वेक्स फंक्शन है ना, f इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव ऑन 0 2, तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है कि f डबल डिफरेंशिएबल है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो इफ एंड ओनली इफ इट इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन। अच्छा मतलब नॉन नेगेटिव भी चलेगा ना, मोर देन इक्वल टू 0 मतलब हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन भी कॉन्वेक्स में आता है ना, तो मतलब अगर मोर देन इक्वल टू 0 होता है तो जाके इफ एंड ओनली इफ होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, तो मतलब स्ट्रिक्टली मोनोटोन है कांस्टेंट को हटा के या लीनियर फंक्शन को हटा के, कहना मतलब लीनियर फंक्शन को छोड़ देंगे तो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह से है। तब सोचिए जैसे ये जो फंक्शन जो भी होगा उसका शेप इस टाइप का ही होगा, ठीक है। जी डैश एक्स निकालेंगे और जी डैश एक्स के जगह एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे और उसके बाद वो प्रूफ हो जाएगा रोल्स के। कीजिए, तो हमें इक्वल टू 0 नहीं दिखाना, रोल्स से मतलब 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ सर एफ डबल प्राइम ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि एफ प्राइम जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जी एफ प्राइम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल। तो यहाँ से जैसे जी डैश एक्स निकालेंगे, बस एफ प्राइम एक्स माइनस एफ प्राइम 2 माइनस एक्स ये होगा, और एफ प्राइम जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, यही ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो एफ प्राइम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि अगर x1 मोर देन x2 है तो एफ डैश x1 जो होगा स्ट्रिक्टली मोर देन एफ डैश x2 होगा, ये है। इसको वहाँ इंप्लीमेंट कीजिए। अब x और 2 माइनस एक्स में ध्यान दीजिए, 0 से 1 के बीच x और 2 माइनस एक्स में क्या रिलेशन रहेगा जब x 0 से 1 के बीच है, तो कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा? 2 माइनस एक्स बड़ा होगा। बड़ा होगा। अब हमें पता है कि एफ डैश एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश ऑपरेट कीजिए दोनों तरफ, तो एफ डैश एक्स हैज टू बी लेस देन एफ डैश 2 माइनस एक्स, लेफ्ट में बुला लीजिए। तो यहां से ये प्रूफ हो गया जी डैश एक्स इज नेगेटिव, तो ये हो गया प्रूफ आपका। यस तो वहां से जो हमें चाहिए था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये प्रूफ कर दिया हमने कि जी डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये हो गया। तो यहां से स्टार्ट किया सिंस दिस एंड देन ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, वैसे इसका भी है। तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स कांस्टेंट है, और एफ डैश एक्स कांस्टेंट होने का मतलब है कि एफ लीनियर है, ये चीज है, एफ लीनियर है। और यहाँ एफ को लीनियर रख दीजिए, के एक्स के इंटू 2 माइनस एक्स, तो जी कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो प्रूफ हो गया। ओके तो थोड़ा सोचेंगे तो हो जाता है, वो थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए। सो हमें तो सर एक मिल गया सही, उसी को लेके आगे बढ़ जाएंगे एमसीक्यू। तो फॉर एनी सबसेट u ऑफ Rn, LU इज अ स्पैन है ना, लीनियर स्पैन होता है। सो LU इज द लीनियर स्पैन ऑफ U, और U क्या है आपका, सबसेट है Rn का। अब पूछ क्या रहा है, फॉर एनी टू सबसेट्स T एंड S ऑफ Rn विच, सारे ऑप्शन दे रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू। फिर से एक ही कोई होगा जो नॉट ट्रू होगा। तो अगर आप एक एग्जांपल ढूंढ लेते, एक कोई ऑप्शन नॉट ट्रू, बाकी 3 ट्रू स्टेटमेंट होगा, एक कोई स्टेटमेंट नॉट ट्रू होगा। देखिए, तो ये तो डबल लीनियर स्पैन लगाने से कोई फायदा होता है? लीनियर स्पैन सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये तो ऐसे ही ट्रू है, तो आई थिंक थ्योरम है। डबल लीनियर स्पैन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, डबल लीनियर, एक बार लीनियर स्पैन लो डबल लो बात बराबर, ये तो ऐसे ही ट्रू है, थ्योरम है। ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट्स ऐसे। तो कह रहा है टी अगर प्रॉपर सबसेट है एस का, तो लीनियर स्पैन ऑफ टी इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ एल एस। जरूरी तो नहीं है, ये बहुत ईजी सा एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे आप। कि अभी के लिए मैं बात करूं, चलो यहां पे ले लेते हैं 1 1, ठीक, और एस ले लेते हैं 1 1 2 2। बताइए दोनों का लीनियर स्पैन सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा। तो टी प्रॉपर सबसेट है एस का, राइट, जैसा इसने कहा था। तो लीनियर स्पैन ऑफ टी निकालेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ टी, तो ये होगा सी कॉमा सी, है ना, एक ही वेक्टर ये होगा। और अगर लीनियर स्पैन ऑफ आप एस निकालेंगे वो भी सेम ही आएगा, सी कॉमा सी, तो दोनों इक्वल हो गया। तो प्रॉपर सबसेट तो नहीं आया, प्रॉपर सबसेट में इक्वल अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है।
और फॉल्स है तो यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बाकी 3 ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। अगर आपने एक ऑप्शन को श्योरली फॉल्स दिखा दिया, मतलब एक काउंटर एग्जाम्पल लेना है फॉल्स कहने के लिए, तो मुझे पता चल गया पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो बाकी मतलब एग्जाम में देखने के इतना टाइम अगर है तो करो, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें एक ही फॉल्स सुनना है, एक ही ऑप्शन कोई फॉल्स होगा, पहला ही फॉल्स निकला है इस एग्जाम्पल से, तो बाकी ऑप्शन ट्रू ही होगा, तो बाकी स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है, फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा हूं, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो इसलिए ये ट्रू ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे नॉट ट्रू चुनना था। बाकी आप चेक कर लीजिए अपना, ये है। सी कैसे ट्रू है सर? देखिए क्या लिखा है, लीनियर स्पैन ऑफ टी यूनियन एस इज यू प्लस वी, जहां पे यू लीनियर स्पैन है टी में, वी लीनियर स्पैन है एस में। तो इसको प्रूफ लिखना पड़ेगा उसके लिए कि लीनियर स्पैन की क्या डेफिनेशन जानते हैं आप। लीनियर स्पैन ऑफ टी यूनियन एस क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ना, टी यूनियन एस का। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये क्या लिखा हुआ है, एल टी प्लस एल एस, डायरेक्ट सम टाइप का लिखा है क्या? ये थ्योरम होगा, ये कोई थ्योरम जिसका प्रूफ देखना पड़ेगा आपको। लीनियर स्पैन का जो है ना, ये कोई थ्योरम है। टी एस जो है डायरेक्ट सम में है क्या? टी इंटरसेक्शन यहाँ पे 0 है। कहाँ पे 0 है? क्योंकि अगर एल टी यूनियन एस एल टी प्लस एल एस आ रहा है, इसका मतलब कि एल टी इंटरसेक्शन एस 0 है, मतलब एम्प्टी सेट है। एंड टी यूनियन एस जो है पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। 0 स्पेस होगा, मतलब अगर होगा भी तो, क्योंकि वेक्टर स्पेस जो भी होते हैं, लीनियर स्पैन हमेशा एक वेक्टर स्पेस होता है ना, सब स्पेस। तो हाँ, तो जो भी होगा लीनियर स्पैन ऑफ टी इंटरसेक्शन लीनियर स्पैन ऑफ एस, ये 0 स्पेस होगा। तो अगर ऐसा है तो ये डायरेक्ट सम हो जाएगा। हाँ, मतलब ये थ्योरम है, आप देखेंगे किसी बुक में थ्योरम मिल जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ टी यूनियन एस इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ टी प्लस एस, और वहां पे प्रूफ देखना पड़ेगा। ये है, तो सिंपल थ्योरम है ये, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यही चीज़ है कि सेट ऑफ यू भी जहाँ यू एल टी एल एस में है, इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये इसका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टी यूनियन एस का लीनियर स्पैन इज इक्वल टू एल टी प्लस एल एस, लीनियर स्पैन ऑफ टी प्लस एस। इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, अभी तो मुझे याद नहीं है, तो बुक में देख सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन डी बता दीजिए। डी देखो ध्यान से, इसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा 3 वेक्टर है, इस तरीके से ऐसा हो रहा है, तो बताओ लीनियर स्पैन ऑफ। तो आप ट्राई करो ना, आप खुद भी कर लोगे, आप ट्राई करके नहीं आए हो, ये तो बहुत आसान सा है। सेम चीज आएगा। हाँ, क्योंकि एक दूसरे डिपेंडेंट हो गया ना, अल्फा बीटा गामा तो डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे। तो अल्फा बीटा जो स्पेस जनरेट करेगा वही बीटा गामा जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा डिपेंडेंट है तीनों एक साथ। तो हम यहाँ चाहे तो बीटा को अल्फा गामा के टर्म में लिख सकते हैं, चाहे तो अल्फा को बीटा गामा के टर्म में लिख सकते हैं, ये चीज़ है। तो जैसे यहाँ गामा को हटा के मैं चाहूँ तो बीटा और अल्फा में लिख सकता हूँ, और ये वही जनरेट करेगा जो ये जनरेट करेगा। आप लिख के देखो ना, गामा को हटा के ये लिख दो तो उससे सिंपली आ जाएगा। सो अल्फा बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, सो गामा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। सो एफ बी द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। सो डोमेन 0 1 है और जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर से है ना, ज़्यादातर इन्होंने क्या किया, देखो होता क्या है ना, जैसे ये लोग क्या करते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं 3-4 पार्ट होते हैं इफ एंड ओनली वाले, उस तरह से, या कोई 3-4 थ्योरम उठा लिए और डाल दिए, एक स्टेटमेंट में गलत कर दिया और बाकी ऐसे हो गए, तो इस तरह से उठा लेते हैं। या सिंपल कोई क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन कोई ऑप्शन बना देते हैं कि सो फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन इन 0 1 सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो आप मुझे कोई सीक्वेंस सजेस्ट कीजिए एक्स एन में जिसके लिए ये कन्वर्जेंट ना हो, ऐसा कोई सजेस्ट कर सकते हैं 0 से 1 में। एफ एक्स एन, एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, तो एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि 0 1 डोमेन से
आर स्क्वायर में डिफाइंड है, ठीक है। तो एक 0 1 में कोई सीक्वेंस ले लेते हैं, कौन सा सीक्वेंस लेंगे जो 0 1 में है, 1/n, एक ये है, अब बहुत सारे हो जाएंगे। तो और f जो है 0 1 से कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, f हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि वो कॉन्टिन्यूअस भी हो, ठीक है। तो नाउ सो अगर मैं fx लेता हूँ e की पावर लेट से x, सही है ये, तो आर स्क्वायर नहीं आर ना, जाएगा ना सर? हाँ वही आर। ठीक है ना, हाँ। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 से 1 में, मैं ex ले लेता हूँ मान लो अभी के लिए, और e ऑफ 1/n अपॉन 1/n स्क्वायर, तो ex का एक्सपेंशन लिखोगे तो बड़ा कन्वर्जेंट ही हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं लग रहा है, ट्रू है। देखते हैं अभी, तो इसको अभी चेक करना पड़ेगा, है ना। सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, क्योंकि एफ एक्स एन जो है ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, तो f का जो इमेज होगा वो क्लोज एंड बाउंडेड होगा, मतलब f बाउंडेड फंक्शन है, जो भी है बाउंडेड फंक्शन होगा क्योंकि डोमेन बाउंडेड है। तो इस एग्जांपल से कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर माइनस एक्स ले लें तो सो अगर मैं माइनस एक्स ले लूँ तो यहाँ रहेगा e की पावर -1/n, तो यहाँ e की पावर 1/n, इसको खोलेंगे तो फिर से वही 1 + n + n स्क्वायर, तो n स्क्वायर रहेगा तो भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये तो ट्रू लग रहा है, ऐसे देखते हैं, है ना, क्योंकि होगा क्या ना, जो f xn आपका 0 से 1 में है, सो f xn कोई ना कोई बाउंडेड होगा, f xn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस रहेगा, बाउंडेड सीक्वेंस है, सो f xn बाउंडेड सीक्वेंस है। और अगर xn कन्वर्जेंट है, जैसे -1 की पावर n अगर लेंगे तब भी कन्वर्जेंट होगी, तो f xn अगर कन्वर्जेंट होगा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, मतलब मैं कह रहा हूं इसको तो कंपैरिजन टेस्ट लगा लो आप 1/n स्क्वायर के साथ। अगर मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाऊं, या कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 0 से 1 में बाउंडेड है, तो जो भी एफ एक्स होगी वो बाउंडेड ही होगी, तो मैं मान लो ए से बी में बाउंडेड है। अब होगा क्या कि जैसे एफ एक्स एन लेस देन इक्वल टू दिस है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी अपॉन एन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दोनों तरफ अगर हम सीरीज लगा दे, तो अगर हम दोनों तरफ सीरीज ऑपरेट कर दे तो क्या होगा, ये तो कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगी, तो लार्जर सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट, तो मुझे ऐसा ये ट्रू लग रहा है, ठीक है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा आते हैं, मॉड एफ एक्स इज 1, तो मतलब एफ एक्स इज +-1, यही ना, या तो +1 या -1। तो क्वेश्चन है 0 to 1 नहीं, ऐसे तो है ना, कह रहा है मॉड एफ एक्स जो है 1 है फॉर ऑल x बिटवीन 0 and 1, तो अभी के लिए 1 रख ले, तो 1 का तो 1 आ जाएगा, -1 रख ले, -1 आ जाएगा, बीच का कोई ले लो आप जिसका मॉड 1 आता हो, फॉर ऑल x बिटवीन 0 and 1। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन, तो रियल वैल्यूड लेने हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो इजीली ओपन कर सकते हैं हम लोग ना, तो इसका मतलब एफ एक्स या तो +1 या -1 है, दो ही पॉसिबिलिटी है। सो +1 फॉर ऑल एक्स या -1 फॉर ऑल एक्स, या थोड़े से वैसा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि एफ कॉन्टिन्यूअस था तो आप डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं कर सकते। सो एफ पूरा या तो 1 होगा इस इंटरवल पे या -1 होगा, तो 1 रखेंगे तो 1 का इंटू ये भी 1 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, तो ये भी ट्रू लग रहा है। नाउ कह रहा है कि xn इज अ सीक्वेंस इन 0 1, ठीक, सच दैट एफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन xn इज कन्वर्जेंट। ओके, सोचिए, तो यहां पे कह रहा है कि देखो कोई, अब इसके बाद फिर इस पे आते हैं, ये फॉल्स है तो इस पे आते हैं, f इज ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, f इंक्रीजिंग है, तो अभी आपको हमने बताया था कि f इंक्रीजिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2, अगर इंक्रीजिंग जस्ट स्ट्रिक्टली नहीं लिख रहा है तो इमेज ऑफ f इज गिवन बाय दिस,
एग्री करते हैं कि नहीं? इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस तो इंक्रीजिंग है तो f का इमेज f0 क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो कॉन्टिन्यूअस भी है, इंक्रीजिंग भी है, तो f x f0 fy क्लोज एंड 1, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यही फॉल्स है। अब मैं अब चाहता हूं आप एक काउंटर एग्जांपल बनाओ मुझे इसका फॉल्स, क्योंकि 3 ऑप्शन ट्रू मैंने दिखा दिया, तो सी वाला फॉल्स है। तो आप मुझे एक काउंटर एग्जांपल बताओ, xn 0 से 1 में हो, fxn कॉन्टिन्यूअस भी हो, लेकिन xn कन्वर्जेंट ना हो, ऐसा एग्जांपल बताइए। पता अगर ऐसा होता xn सीक्वेंस 0 1 में है, xn कन्वर्जेंट है, तो fxn कन्वर्जेंट होगा, ये सही हो जाएगा। ऐसा होता कि xn इज कन्वर्जेंट देन fxn इज कन्वर्जेंट, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो xn की लिमिट l है तो fxn की लिमिट fl होगी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। लेकिन यहां पे इन्होंने fxl को ही कन्वर्ज करा दिया है, देन डज नॉट गारंटी कि xn कन्वर्जेंट होगा। तो आप मुझे एग्जांपल बताओ, ऐसा कौन सा एग्जांपल है? है ना, थ्योरम क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, थ्योरम ये है कि सीक्वेंस 0 1 में है, कन्वर्जेंट है, देन दिस विल गारंटी दिस, लेकिन वो देन वाले को इफ बना दिया, इफ वाले को देन बना दिया, वन वे थ्योरम है, इसलिए फॉल्स है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द काउंटर एग्जांपल टू से फॉल्स सी स्टेटमेंट? एक काउंटर एग्जांपल तो मिलेगा हमें जरूर। चलिए व्हाट अबाउट दिस, लेट्स से 1/2 की पावर n, n इज मान लीजिए ऑड, ऐसा लोग अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करें लेकिन इमेज सेम हो जाए, ऐसा लेना पड़ेगा कि xn कन्वर्जेंट ना हो बट fxn कन्वर्जेंट हो जाए। एक ऐसा करो, 1 ले लो, अच्छा तो एक 1 लोगे तो क्या करना पड़ेगा बीच में, हमें तो ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन लेना पड़ेगा ना, xn इज सीक्वेंस इन 0 1, fxn इज कन्वर्जेंट, देन xn इज कन्वर्जेंट, सो नॉट कन्वर्जेंट लेना है xn, जिसका fxn कन्वर्जेंट हो। f अपनी मर्जी से आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले सकते हो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा था ना, ठीक है। तो ये जो है 1/2 की पावर n जो मैं ले रहा था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 1 पे, ठीक है ना, fx कुछ ऐसा बनाओ कि डाइवर्जेंट हो जाए। हाँ सर xn तो एक सीक्वेंस है 0,1 पे, तो हाँ ऐसे सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं हम लोग, xn इक्वल्स टू 0,1 0,1 0,1 ऐसा करके। नहीं नहीं, एक कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बताओ जिसका 2 3, वो तो सीक्वेंस है ना सर, हाँ 0,1 0,1, देन अच्छा 0 1 0 0 1, फिर f of x ले लिया sin of pi x, fx ले लिया sin of pi x, साइन ऑफ पाई एक्स, तो क्या होगा, फिर सर 0 पे चला गया। 0,0,0,0 हो जाएगा, सारे और अजम्पशन xn तो सारे अजम्पशन सेटिस्फाई हो रहा है कि xn सीक्वेंस है 0 1 में वो है, और f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, continuous है। कॉन्टिन्यूअस भी है, एंड कॉन्टिन्यूअस है तो fxn कन्वर्जेंट है, fxn तो कन्वर्जेंट है, xn का, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। इस तरह से मतलब ऐसा होगा कि दो सबसीक्वेंस बनाओ, दोनों सेम लिमिट पे जा रही हो फंक्शन लेने के बाद, और वैसे सेम ना हो, मतलब लिमिट सेम ना हो, जैसे इन्होंने बनाया ये भी सही है 0 1 0 1 ना, एक 0 एक 1, ऑड के लिए ये साइन ऐसे भी चलेगा। देख लो कहीं प्रॉब्लम लग रहा है किसी को? ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो है ना, तो ये फॉल्स है ड्यू टू दिस एग्जाम्पल, ऐसे बनाया जा सकता है कई सारे एग्जाम्पल। चलो अगले पे आते हैं, तो 46 जो है ये तो आसान क्वेश्चन है, वही वाला जो पहले था ना हमारे पास, ये CDF दे रखा है, तो CDF से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी, तो यू नो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF। तो ये जो n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, मैं फिर से यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये जो पॉइंट्स हमारे पास है ये है -1/2 + 1/n, तो मान लो ये -1/2 है, तो यहाँ आएगा -1/2 + 1/n राइट हैंड साइड में, ठीक है, और ये है -1/n, तो 0 यहाँ है तो ये है -1/n। n जब बहुत लार्ज लेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, तो कहने का मतलब ये -1/2 कभी इंक्लूड नहीं होगा, 0 कभी इंक्लूड नहीं होगा, तो ये -1/2 से मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है पहली वाली
दिस विल बी, बस आपको ये सोचना है इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बस इतना ही सोचना है कि कहाँ इक्वलिटी लगाने कहाँ नहीं लगाने हैं। तो जो -1/n है वो 0 के लेफ्ट साइड में है, ठीक, और -1/2 + 1/n तो ये राइट साइड में है। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये जो -1/n है वो 0 को कन्वर्ज करेगी बाई लेफ्ट साइड, ठीक है, सही है, देख लो। तो और ये जो है कन्वर्ज करेगी, सॉरी ये बाई राइट साइड ना, -1/n विल कन्वर्ज टू 0 बाई राइट साइड, -1/2 + 1/n विल कन्वर्ज टू -½ फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब इंक्लूड कभी नहीं करेंगे, तो ये तो निकाल ही सकते हैं आप, यू नो हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है CDF एट 0 माइनस CDF एट -1/2। ये जानते हो ना, बस आपको ये देखना है क्या है, ये क्या बनाएगा। अब इसको देखिए, तो यहाँ आपको देखना है कौन सा इंक्लूड होगा कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, ये देखना है। तो x -½ से 0, ठीक। तो अब समझिए आप, ये जो नंबर है -½ -1/n वो इधर है, -½ -1/n, और जो नंबर 1/n है वो राइट में है। तो 1/l विल कन्वर्ज टू 0 बाई राइट साइड, -1/2 -1 विल कन्वर्ज टू -½ फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो दोनों इंक्लूड हो गया उस इंटरवल में, तो इसका मतलब है यहाँ दोनों जगह इक्वलिटी लगेगी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आएगा CDF एट 0 माइनस CDF एट -½ की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी, इस वाले पार्ट में। अब ये आप फाइंड कर सकते हो, CDF गिवन है यहाँ, तो ये नहीं लिमिट 0 पुट कर देना है। तो यहाँ आपको भी क्या सोचना है कि x 1/n को कन्वर्ज कर रही है ना, प्रोबेबिलिटी एट 1/n। तो इसका क्या मतलब है कि इंटरवल दिया नहीं, तो इसका मतलब है ये नहीं कि जो है ना, तो इसको मैं वैसे लिख देता हूँ। सो इसको आप सिंपली लिखना, लिमिट बाद में लगाना, पहले CDF यूज करना। सो CDF x ग्रेटर देन 0 टाइप का है ना। हाँ ग्रेटर देन 0 टाइप का है, लेकिन कहाँ तक, 0 से कहाँ तक जाएगा, n लार्ज होगा तो, n जब बहुत लार्ज है तो 0 से इन्फिनिटी तो नहीं होगी, लेस देन नहीं है ना, दिक्कत ये इक्वल टू है। सो 1/n माइनस CDF एट 1/n लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितनी होगी 1/n कहाँ पे वो देखना पड़ेगा, पॉजिटिव में, 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट भी पॉजिटिव ही होगी, ओके। तो क्या होगा इसका आंसर, चलो दो बार, ठीक है ना। देखो यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ कि इसका C पार्ट का आंसर वो क्या लगता है क्या होगा, ये था, मैं इधर लिख देता हूँ, आप एक बार सोच के बताओ। द क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1/n। सो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होने चाहिए, निकालो सब लोग अपना अपना आंसर बताओ। सोचिए अपने हिसाब से आपको क्या लगता है क्या सही होगा, फिर मैं करता हूँ। 1/4। अच्छा आपको लग रहा है 1/4 होगा, बाकी लोग हाफ। हाफ, एक का 1/4 एक का हाफ। देखिए तो अगर मैं अभी सॉल्व करता हूँ, लिमिट बाद में लगाएंगे ना, तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ x एट 1/n माइनस CDF ऑफ x एट 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेना है। तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी CDF x के 1/n क्या है, 0 से ज़्यादा होगा। तो जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हमें यूज़ करना है 1/4 1/n प्लस 3 माइनस 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। 1/n हमेशा पॉजिटिव नंबर है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी पॉजिटिव ही रहेगी, तो स्टिल आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या आएगा, है ना, 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे क्या होगा, वही होगा। सो 1/4 इंटू 1/n प्लस 3। सो मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या आया, एक मिनट, लेफ्ट हैंड लिमिट 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट है,
तो 1/n की जब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो ऐसा था नहीं कि 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट है, जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 नेगेटिव, 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव तो नहीं आएगी। सो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आएगा, ये तो सेम ही आ गया ना दोनों, तो 0 आ गया। आप लोग देखिए, बताइए कैसे कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिए 1/n का? 1/n का लेफ्ट हैंड लिमिट 1/4 x + 1 है ना? कैसे? ये तो नेगेटिव x के लिए है ना, लेकिन आपको लगता है 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव हो जाएगी? 1/n कभी नेगेटिव होगी? नहीं। तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे नेगेटिव होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? एक नंबर जो बहुत क्लोज है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो बहुत क्लोज है फ्रॉम लेफ्ट साइड। सर जैसे 1/n टेंस टू 0 होगा तो लेफ्ट साइड से तो फिर नेगेटिव ही नंबर रहेगा ना उधर से फिर। कैसे? जैसे हम मान लीजिए यहाँ से लेते हैं 1, फिर 1/2, जब n बहुत लार्ज होगा, जैसे 0 है तो 1/n यहाँ पे रहेगा। तो बताइए n बहुत लार्ज है तो भी n 0 के राइट हैंड साइड में है, तो 0 का राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ होगा? 1/n की। इन्फिनिटी तो बाद में पुट करेंगे, पहले तो हमें ये डिसाइड करना n कोई फिक्स नंबर है, लार्ज नंबर है उसके लिए। तो ये तो इधर ही रहेगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इधर ही रहेगा, लेकिन वो तो 0 के राइट में ही रहेगा ना, नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 होगा, आप चेक कीजिए, है ना। उसकी वजह से इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा वैसे भी आप रियलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ये लेस देन -1, इधर -1 लेस देन पे 0 है, और -1 से 0, सो -1 से 0 में है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है, -1 में 0 आ रहा है ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 0 रखने पे 1/4 आ रहा है, तो ये जा रहा है इधर 1/4 तक, है ना। तो ये आ गया 0 पे 1/4 आ गया, फिर 0 से 1, तो 0 रखने पे आ रहा है यहाँ पे 3/4, तो ये 3/4 से स्टार्ट होगा, एंड ठीक है 3/4 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ तक? 1 पे वैल्यू हो जाएगी 4/4 1 तक, तो ये जाएगी 1 तक, इधर मान लो 1 है, और 1 के बाद फिर 1 है। क्वेश्चन ये है जो 1/n है वो हमेशा इधर है राइट में, और ये ओपन है और यहाँ क्लोज्ड है, ठीक है। सो 1/n की राइट हैंड लिमिट दोनों यहाँ पे होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये CDF 1/n पे कॉन्टिन्यूस है, दिस CDF इज कॉन्टिन्यूस एट 1/n। इक्वल टू साइन ऊपर होता, इक्वल टू साइन जो 0 पे है वो ऊपर होता, तब फिर डिफरेंस हो जाता। ठीक है ना। 1/n इज अ पॉजिटिव नंबर और दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 1/n, और जो भी फंक्शन में CDF कॉन्टिन्यूस है किसी पॉइंट पे, तो जंप तो है नहीं, क्योंकि पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कब आएगी? जब जंप होगा। जंप कब होगा? जब CDF डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो CDF इज डिसकॉन्टिन्यूस एट 0, नॉट एट 1/n। तो ये फॉल्स होगा। देखो आप पूछा क्या था इसमें, इज ट्रू, है ना, तो ट्रू आप देख लीजिए, ये तो फॉल्स ही होगा ना, ये फॉल्स होगा क्योंकि 0 आ रहा है। और 0 पे पूछेगा तो 0 पे आप निकाल सकते हैं कि 0 पे राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। सो हम जानते हैं कि 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या है? जंप कितने का था? तो यहाँ 0 पे 1/4, यहाँ 3/4, तो डिफरेंस 2/4 1/2, तो ये है, तो ये भी गलत है, ये 1/2 होना चाहिए, चेक कर लीजिए, है ना। 1/4 से 3/4 का गैप 1/2 का है, तो ये भी गलत है। तो इनमें से कोई सही होगा, चेक कर लीजिए जो भी है, ठीक है, ए बी में से कोई सही होगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन है बाईवेरिएट के डेफिनेशन पे, जो फोर्थ पार्ट है वो पूछ रहा है एक्स वाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये PXY ज्वाइंट PMF दे रखा है आपको, और पूछ रहा है कि, तो पहले तो C निकालना है, उसके बाद XY इंडिपेंडेंट है कि नहीं चेक करना है। यहाँ X नॉट इक्वल टू Y दे रखा है, तो ये बता रहा है कि X एंड Y आर डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि X अगर 1 होगा तो Y 1 नहीं हो सकता, तो डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि X डिसाइड कर रहा है कि Y क्या होगा, मतलब डिपेंड कर रहा है। तो X 1 है तो Y 1 नहीं होगा।
सो इसका मतलब बता रहा है ये डिपेंडेंट है, तो अलग से चेक करने की जरूरत भी नहीं। आप वो भी चेक कर सकते हैं कि पी एक्स वाई जो होगी और नॉट इक्वल टू आएगी पी एक्स इंटू पी वाई के, या एक्स नॉट इक्वल टू वाई के लिखा ना, तो ये तो पूछा गया है इज ट्रू, तो ये तो फॉल्स है। अब आपको डिसाइड करना है सी की वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी, 1/4 आएगी, पॉजिटिव मोर देन 1 आएगी। कैलकुलेट कीजिए। 4/3 आ रहा है। 4/3 मतलब मोर देन 1 है ना, तो ये सॉल्व कर सकते हैं समेशन आप लोग एंड आ जाएगा। ओके जी, तो 4/3 बता रहे हैं, तो आप सॉल्व कीजिए इसको। क्या करना होगा, डबल समेशन सी अपॉन 2 की पावर एक्स, अलग अलग कर देता हूं, 2 की पावर वाई 2 की पावर 2। यहाँ एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, वाई 0 से इन्फिनिटी। डोंट फॉरगेट एक्स इज डिफरेंट देन वाई, ये आपको ध्यान रखना है। वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे उधर, हाँ, इधर तो प्लस उस 1 करा के। हाँ, पूरा सम करके घटा दीजिए, फिर मतलब ये 1 के इक्वल है, तो पहले आप पूरा बिना किसी कंडीशन का सम ले लीजिए, है ना, 2 की पावर एक्स 2 की पावर वाई 2 की पावर 2 बिना किसी कंडीशन के, ऐसा। और उसके बाद उन पॉइंट्स पे घटा दीजिए जहां x इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ x इज इक्वल टू वाई करके और 0 से इन्फिनिटी कर दीजिए। एक ही का सम हो जाएगा ना, x इक्वल टू हाँ, y रख के। वही बात है, एक ही हो जाएगी, तो ये x इज इक्वल टू वाई कर लेंगे तो एक समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू x लेगी वही y लेगी, ये चीज़ है। तो x y को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा वो 2 की पावर x 2 की पावर x 2 की पावर 2, और सम निकाल दीजिए, अब इक्वल टू 1। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, तो वो रेस्ट्रिक्शन था उसको घटा दिया, है ना, कि मतलब मुझे नॉट इक्वल टू चाहिए था, तो टोटल में से इक्वल टू वाला केस घटा दिया, तो नॉट इक्वल टू वाला आ गया, ये चीज़ है। तो यहाँ से निकालेंगे तो सी की वैल्यू जैसे बता रहे हैं वो 4/3 आएगा, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, तो मतलब ये दोनों गलत होगा फिर। चलिए, तो ये भी एक थ्योरम बेस्ड है, चेक कीजिए। x1 x2 x10 be a random sample of size 10 from ट्राईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ x1 बार x2 बार s1, तो s1 इज द सैंपल वेरिएंस फ्रॉम द x सैंपल। अच्छा, मतलब पहला 5 सैंपल, मतलब पहले 5 जो रैंडम वेक्टर है उसका सैंपल वेरिएंस s1 है, और s2 जो है सैंपल वेरिएंस है फ्रॉम द नेक्स्ट 5, 10 है ना, तो पहला 5 रैंडम वेरिएबल एक सैंपल है, अगला 5 दूसरा सैंपल लिया इन्होंने, तो पहले 5 का एवरेज s1 है, दूसरे 5 का एवरेज मतलब सैंपल वेरिएंस यहाँ x2 बार, हाँ यहाँ x1 भी जो है ना वो पहले 5 रैंडम वेरिएबल का रैंडम वेक्टर का मीन है, सैंपल मीन नेक्स्ट 5 रैंडम वेरिएबल्स का वेक्टर्स का, और ये सैंपल वेरिएंस फॉर द फर्स्ट 5 एंड सैंपल वेरिएंस फॉर द लास्ट 5, उस तरह से है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन जैसे x1 x2 x5 होता, y1 y2 y5 होता, उस टाइप का ही है। तो अब पूछ क्या रहा है, अब देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट है सिंपल, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर वो सम नहीं आ रहा है, कौन सा, पिछला क्वेश्चन। क्लास में भी मैंने कराए हैं, लेकिन आप रिवाइज तो कभी करते नहीं है, क्वेश्चन क्लास में भी कराया गया, आप जाके देखिए बाइवेरिएट वाला टॉपिक। क्यों सम नहीं आ रहा आपका, एक समेशन हो जाएगा 1/2 की पावर x, दिक्कत क्या है, आपको खुद करना ही नहीं है, अब ट्राई करोगे तो आएगा ही, लेकिन सीखना तो है नहीं। अब मैं करूँगा तो एग्जाम में मैं थोड़ी करूँगा, 1/2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, माइनस समेशन 1/2 की पावर 2x 4 की पावर x 2 की पावर 2 मतलब 4 x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये सम नहीं निकाल पा रहे हैं आप, ये सम नहीं निकाल पा रहे, सी बाहर है, सी अभी बाहर है, बताइए इसका सम, ये क्या है 1/2 की पावर x x 0 से इन्फिनिटी, सर वो हो जाएगा, मतलब वो एक्स वाई को सेपरेट किए ना, इंडिपेंडेंट था इसीलिए। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कर दिया ना हमने, क्योंकि वो जो रेस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया, तो वो इंडिपेंडेंट कर दिया यहाँ पे मैंने एक दूसरे से, x 0 से इन्फिनिटी y 0 हो जाएगा, है ना, सीधा इक्वल टू 1 कर दीजिए तो हो जाएगा।
जी देखिए, तो बताइए क्या थ्योरम होता है, एफ में कन्वर्ट करते थे ना उसको, क्या थ्योरम था बताइए एफ में कन्वर्ट करने के। डी, कोई डी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है हम्म और यस जो है विसार्ट है, हम्म तो यहाँ एक्स बार लिया गया है तो डी टाइम्स इंटू सी, सॉरी सी, मतलब सी की जगह यहाँ पे एन हो जाएगा और डैश एस इनवर्स डी टी स्क्वायर फॉलो करेगा, फिर टी स्क्वायर को एफ में बदल चेंज कर हाँ, देंगे। जैसे 4s1 और यहाँ से 4s2, ऐसा ना, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। और 4s1 क्या है विसार्ट में, विसार्ट क्या है ऊपर क्वेश्चन, ये नॉर्मल कौन सा है, 3 किससे है, आएगा? ट्राइवेरिएट 3, हाँ, तो फिर W3 4 कॉमा सिग्मा, सिग्मा, एंड ये भी ऐसे ही होगा। W3 सिग्मा, और विसार्ट का सम वैसे ही जैसे काई स्क्वायर में होता है ना, काई स्क्वायर n1 प्लस काई स्क्वायर n2 का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n1 प्लस n2, वैसे ही है। तो ऐड कर लेंगे तो 4 टाइम s1 प्लस s2 विसार्ट 3 कितना होगा, क्या लिखेंगे? 8 नहीं, बताइए। 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 8 सिग्मा ना, सिग्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, एक मिनट देखो भाई, तो यहाँ 310 है, ये वाला होगा ना, सी होगा। कि n-1 होता है ना, काई जैसे n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, काई स्क्वायर क्या बनाता है n-1, एक कम ना, तो उस तरह से ही है, क्योंकि विसार्ट इज अ मल्टीवेरिएट वर्जन ऑफ काई स्क्वायर, तो ये है सी होना चाहिए। डी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अच्छा, मुझे पूछा ओ नॉट ट्रू पूछा है, अच्छा ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू है, ये सब ट्रू आ जाएगा। तो ये थ्योरम है, ये भी डायरेक्ट थ्योरम है, ये भी डायरेक्ट थ्योरम है, क्योंकि ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली आ जाता है उससे, है ना, होटलिंग टी स्क्वायर से, जो होटलिंग टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से एफ आ जाएगा, और एफ का रेसिप्रोकल एफ ही होता है। तो ये ट्रू, ये थ्योरम मतलब सब थ्योरम के स्टेटमेंट है। ये होटलिंग टी स्क्वायर होगा, उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके उसमें आ जाता है एफ में, फिर एफ से रेसिप्रोकल करते हैं तो F3 to F23 हो जाता है। ये अभी हमने दिखाया कि एफ विसार्ट 3 8 होगा और सम 3 10 कह रहा है, तो ये गलत कह रहा है। तो ऐसे दिख रहा है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो पहले दो अगर आप इग्नोर भी कर देंगे एग्जाम में, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है ना, तो थोड़े सा समझेंगे कि अच्छा ये एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी, जहाँ पे 5 लगा दिया ना, लेकिन 5 है, लेकिन 5 डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ही नहीं एक्चुअली, ये है ना, 5 से कोई थ्योरम बनेगा ही नहीं, तो ये बनेगा ही नहीं इस तरह से 5 से, तो ये कोई थ्योरम नहीं बनेगा, इसलिए फॉल्स है। डी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू है, ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये डी वाला फॉल्स है। चलिए यहां पे आते हैं 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर काउंटेबल, काउंटेबल द फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, सो इनमें से कौन सा काउंटेबल है बताइए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल है, राइट, और 2 की पावर नेचुरल नंबर, ये क्या होती है, ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और ये क्या होती है, ये भी काउंटेबल नहीं, इसकी कार्डिनलिटी वही आती है जो आर की कार्डिनलिटी है, ठीक है, 2 की पावर n है ना, ये जो 2 की पावर n है उसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो आर की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट के इक्वल होगी, ठीक है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्लास में आप देखेंगे नोट्स में। सो पावर सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर या 2 की पावर n जो होगा, जैसे यहां पे है सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर टू 0 1, तो आपको ऐसे लॉजिकली याद होगा ए से बी में हम टोटल कितने फंक्शन बना सकते हैं अगर ए बी फाइनाइट सेट है, तो याद है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, NB to the power NA। हाँ एन बी की पावर एन ए, ये होता है फाइनाइट के लिए। तो यहां पे भी जो कार्डिनलिटी आएगी इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 2, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है n, 2 की पावर n, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो r के इक्विवेलेंट है। ये मतलब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फ्रॉम 2 raised to power n to r विच इज बाइजेक्टिव, मतलब कार्डिनलिटी इक्वल हो जाएगी उसके लिए। तो ये जस्ट एक थ्योरम है, 2 की पावर n की जो कार्डिनलिटी है वो r के कार्डिनलिटी के इक्वल आएगी। तो ये तो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल पूछा है ना, तो ये तो अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है ना, वहां पे 0 1 का अनकाउंटेबल प्रोडक्ट हो रहा है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं,
चेक कर लीजिए एक बारी, आप लोग सही लिख रहे हैं। बाकी यहां पे क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम 1 2 3 10 टू रैशनल नंबर। इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, q की पावर 10। यहाँ q कार्डिनलिटी मतलब मैं q लिख रहा हूँ, जस्ट q मतलब सेट ऑफ रैशनल कार्डिनलिटी पावर 10। तो ये q को 10 बार मल्टी, ये लिखने का मतलब q क्रॉस q क्रॉस q। अब q काउंटेबल सेट है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ, नॉट काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी वहां पे बोला ना, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये एक थ्योरम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, q काउंटेबल सेट है, फाइनाइट प्रोडक्ट हो रहा था, ये तो काउंटेबल होगा। सो दिस विल बी काउंटेबल। तो ये अभी के लिए सही आंसर है, ये गलत है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस विथ ओनली फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स, फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स मतलब फाइनाइटली मेनी टर्म्स जीरो हो जाएंगे, है ना। तो क्या मतलब है इसका, सेट ऑफ ऑल, तो वो सीक्वेंस जो है फाइनाइट है इनफाइनाइट है वो नहीं बता रहे। कौन सा सीक्वेंस, नहीं सीक्वेंस लिखने का मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस। जब भी जैसे हम लोग जिस लेवल पे हैं, अगर सीक्वेंस लिखा है तो इनफाइनाइट सीक्वेंस, सीरीज लिखा है तो इनफाइनाइट सीरीज, ये तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस मतलब xn जो है वो इंटीजर है, इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस है, xn की वैल्यू इंटीजर है, ये है। लेकिन बोल रहा है कि उसमें फाइनाइटली मेनी नॉन जीरो टर्म्स हैं, जो नॉन जीरो टर्म्स है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसका क्या मतलब है कि कुछ टर्म जो है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है नॉन जीरो, बाकी सब जीरो है। तो नॉन जीरो टर्म के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, क्योंकि इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस है तो फाइनाइट टर्म्स, जो फाइनाइट टर्म्स हैं मतलब जो नॉन जीरो टर्म्स, सॉरी जो नॉन जीरो टर्म्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। तो जो नॉन जीरो टर्म्स कितने होंगे, फाइनाइटली मेनी। तो z क्रॉस z कितनी बार, फाइनाइटली मेनी टाइम। तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। सो वो अनकाउंटेबल प्रोडक्ट है, तो वो हो गया है काउंटेबल सेट का। तो यहाँ पे जो है ना 0 1 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, अनकाउंटेबल टाइम, क्या बोलो काउंटेबल टाइम, फाइनाइट टाइम नहीं काउंटेबल टाइम। ये सब एक बार थ्योरम देख लीजिएगा। तो जेड का फाइनाइट टाइम प्रोडक्ट करोगे, जो सेट जनरेट करेगी वो काउंटेबल ही होगा, जेड काउंटेबल है तो ये भी काउंटेबल ही होगा। सो दिस इज काउंटेबल। सेट ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 1, सेट ऑफ ऑल काउंटेबल हो जाएगा। इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू 1, इसका क्या मतलब है, मुझे बताइए कोई सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज कर, इसका क्या मतलब है, और लिमिट इंटेंड्स टू इंफिनिटी और इंटीजर वैल्यूड है, इंटीजर वैल्यूड है। तो हम आपको जब कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बताते हम क्या बताते हैं कि कुछ टर्म को छोड़ दो तो उसके बाद के सारे टर्म उस लिमिट के नेबरहुड में चला जाता है, ये बोलते हैं ना। अब बोलते हैं ना फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट। ये एन नॉट क्या है, एन नॉट एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके बाद के सारे टर्म्स लिमिट के नेबरहुड में चला जाएगा। और यहां तो इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 प्लस एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन सीक्वेंस का पार्ट तो होगा नहीं, या तो 1 है या 2 है या -1 है 0 है, इस तरह से। तो जब कह रहा है कि इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस है जो 1 पे कन्वर्ज करे, इसका क्या मतलब है कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम छोड़ दे शुरू के, तो बाद के सारे टर्म क्या है सीक्वेंस के 1 होगा, तभी तो 1 पे कन्वर्ज करेगी, वरना कन्वर्ज ही नहीं करेगी। तो इंटीजर वैल्यूड सीक्वेंस 1 पे कब कन्वर्ज करेगी, जब कुछ n नॉट टर्म को छोड़ दोगे तो हर टर्म 1 होगा, तभी जाके 1 पे कन्वर्ज कर पाएगी। तो कहने का मतलब है कि बाद के टर्म्स तो फिक्स है 1 है, तो जो पहले के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, n नॉट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस या सीरीज का कन्वर्जेंस टेल डिसाइड करता है, इनिशियल कुछ टर्म डिसाइड नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू के कोई टर्म कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर प्रोडक्ट। तो ये जो बोल रहा हूं z की पावर n नॉट हो गया, n नॉट कोई फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज ए काउंटेबल सेट। तो इसी थ्योरम के बेस पे ए सी डी ट्रू है, सिर्फ इस थ्योरम से कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। और एक रिजल्ट सिंपल है कि 2 की पावर n की कार्डिनलिटी r की कार्डिनलिटी के इक्वल है, जो कि एलिफ नॉट होता है, जो कि अनकाउंटेबल है। तो ये एक थ्योरम है, उससे बी गलत हो गया। ठीक है, देख लीजिए। चलो यहां से अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं, अभी ये स्टॉप, ये अब ट्राई करके आइए। तो कल हम लोग 50 से अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, आज 36 से लेके 49 तक।
कल हम 50 से लेके 65 तक, कल खत्म हो जाएगा ना। तो कल 50 से लेके 65 तक डिस्कस करेंगे इसमें, आप लोग सॉल्व करके आइए तो कल कंप्लीट हो जाएगा। तो 50 से 65, बाकी हमने लास्ट के 3 क्लास में 1 से लेके अभी तक 49 तक किया है, कल 50 से 65 तक होगा। चलिए अभी के लिए थैंक यू।